हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम कि क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, या सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमैटिड क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है। कंफ्यूजन रहता है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, या फिर जो है क्रोमैटिड क्या होते हैं, फिर सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है डाउट जो रहते हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, क्रोमैटिन जो है, ये क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन सिंपल सा आप जानेंगे। क्रोमैटिन के लिए आप याद करेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि जो केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक तो क्रोमैटिन पाया जाता है और केंद्रिका पाई जाती है। दो चीजें पाई जाती हैं किसमें, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आपने देखा था कि क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन धागे जो हैं पाई जाती हैं आपके केंद्रक में, तो वही है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है, हमने यहाँ लिखा है कि केंद्रक में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना है। क्रोमैटिन क्या है, ये केंद्रक में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना है। और ये क्रोमैटिन किससे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्या बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन है, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के दौरान अपने शेप साइज को ये क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के दौरान या कोशिका विभाजन के समय जो है, क्रोमैटिन के शेप और साइज यानी कि आकार एवं आकृति, ये दोनों क्या हैं, बदलते रहते हैं। अलग अलग स्टेज में इनके आकार एवं आकृति अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होता है, यही जो क्रोमैटिन है, इसी क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। क्रोमोसोम जो है वो क्या है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, यानी कि यही क्रोमैटिन जो है ये कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित होकर के ये छोटे और मोटे जो है रूप में बन जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। और जब वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम भी उसी प्रकार से जब कॉम्पैक्ट फॉर्म या क्रोमैटिन और क्रोमोसोम मिला करके हम कह सकते हैं एक ही है। बस होता क्या है कि क्रोमैटिन जो है ये धागेनुमा संरचना होती है और क्रोमोसोम जो है इसी क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। उसके बाद क्रोमोसोम जो है इसमें क्या पाई जाती है, क्रोमैटिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रोमैटिड पाई जाती है। जैसे हमने देखा है कि क्रोमोसोम जो है उसका एक तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी हमें देखने को मिलता है, इन प्रकार से भी देखने को मिलता है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं, अगर हमको एक स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे दिया जाए और एक स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बना के दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से क्रोमोसोम कौन है दोनों में से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। तो देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो आपका दोनों है। कुछ भी हम क्रोमोसोम यानी कि यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए, एक तो ये बनाया हुआ है और तीन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्रोमैटिड और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अ सिंगल क्रोमोसोम। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है क्रोमैटिड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, या इसे हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है ना, बस अंतर क्या है इसमें और इसमें, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसके अंदर आप देख रहे हैं ये क्या पाया जा रहा है, क्रोमैटिड पाया जा रहा है। यानी कि एक पूरा जो भुजा है इसको हम क्रोमैटिड कहते हैं और इसके अंदर ये जो हमने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर, ये क्या है, डीएनए है। यानी कि ये जो है, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर कितने क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है। ये क्या है, एक क्रोमैटिड है।
तो ये भी क्या है, एक हमारा गुणसूत्र है, एक क्रोमैटिड पाया जा रहा है इसके अंदर। और ये जो क्रोमैटिड है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। हमने यहाँ पे लिखा कि ये क्रोमैटिड में डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। आप देख रहे हैं एक क्रोमैटिड है, इसमें डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, यानी कि क्रोमोसोम में जो एक क्रोमैटिड होता है उस एक क्रोमैटिड में जो क्रोमोसोम है जो डीएनए होता है, डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर है और एक क्रोमैटिड में डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए क्रोमोसोम ये भी है, ये सिंगल क्रोमोसोम हमने लिखा है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम ये भी है, एक क्रोमोसोम ये भी है, एक क्रोमोसोम ये भी है। ठीक है, देखिए हमने जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से भी बनाते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से भी बनाते हैं। दोनों तरीके से हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हमारा दोनों क्रोमोसोम होता है, ये हमारा क्या है, ये इसको हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर। और ये क्या होती हैं, ये आर्म्स होती हैं यानी कि भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक क्रोमोसोम है यानी कि वन क्रोमोसोम, और ये भी क्या है, वन क्रोमोसोम। बस अंतर क्या है कि ये वाला क्रोमोसोम जो है इसके अंदर एक क्रोमैटिड है और ये वाला क्रोमोसोम जो है इसके अंदर कितने क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड। क्रोमोसोम दोनों हैं, बस अंदर अंतर है कि इसके अंदर में एक क्रोमैटिड है और यहाँ पे दो क्रोमैटिड है। ऐसे देखिए हमने यहाँ बनाया, इसमें क्या है, एक क्रोमैटिड है, इसमें दो क्रोमैटिड है और इसमें तीन क्रोमैटिड है। ऐसे आप एक ही सेंट्रोमियर में चार क्रोमैटिड बना सकते हैं। तो सभी क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, बस आप देख रहे हैं कि एक क्रोमैटिड है यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, यहाँ दो क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर, तीन क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर। मतलब कि अगर सेंट्रोमियर की संख्या एक है, उस पे कितने भी क्रोमैटिड जुड़े हों वो क्रोमोसोम हमारा एक ही होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम एक क्रोमोसोम कहेंगे, इसको दो कहेंगे, दो क्रोमैटिड है, इसमें तीन है तो इसको तीन मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। बस अंतर है कि इसमें एक क्रोमैटिड है, इसमें दो क्रोमैटिड है और इसमें तीन क्रोमैटिड है। तो कहने का मतलब सेंट्रोमियर एक ही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक सिंगल क्रोमोसोम। वो जो है एक क्रोमोसोम है या दो क्रोमोसोम है, आप कैसे जानेंगे, अगर सेंट्रोमियर एक है तो एक क्रोमोसोम होगा, सेंट्रोमियर दो है तो दो क्रोमोसोम होगा। ठीक है ना, इतना आपको याद रख लेना है कि सेंट्रोमियर एक है तो एक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर दो है तो दो क्रोमोसोम। अब देखिए कैसे, एक जो है आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आप पढ़े थे सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र। ठीक है ना, सेल डिवीजन के पहले जो है क्या होता है, सेल साइकिल या पूरा जो है प्रोसेस जो उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है ना, तो सेल साइकिल में आपने पढ़ा था कि सेल साइकिल में जो फेजेज होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो दो अवस्थाएं, सेल साइकिल यानी कि कोशिका विभाजन में दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, एक तो होता है इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था और दूसरा होता है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। ठीक है ना, एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल में आप जानते हैं कि दो स्टेज होते हैं, एक तो होता है कौन सा, इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। तो आपने पढ़ा था इस तरीके से, आपने जो है इस तरीके से देखा था, मान लीजिए ये है आपका एम फेज और ये पूरा जो है ये क्या है, इंटरफेज। और इंटरफेज में आपने तीन पढ़ा था, इंटरफेज में भी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक तो G1 फेज और एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। इस प्रकार से आपने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि सेल डिवीजन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो ये होता है और एक अवस्था जो है पूरा ये होता है, यानी कि इसे हम यम फेज कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, यानी कि अंतरावस्था कहते हैं। इंटरफेज जो है उसके तीन प्रावस्थाएं होती हैं, G1, S और G2 फेज, यानी कि इसको हम ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि सिंथेसिस फेज यानी कि संश्लेषण अवस्था या संश्लेषित अवस्था। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो G1 फेज है, G1 फेज में जो आपका डीएनए होता है वो कैसा होता है, क्रोमैटिन धागे के रूप में होता है। ठीक है ना, G1 फेज में जो क्रोमोसोम होता है वो किस रूप में होता है, क्रोमैटिन के रूप में होता है, धागे के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोम होता है वो इस प्रकार से होता है, ये सेंट्रोमियर है
इस प्रकार से एक धागे के रूप में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है इसके अंदर में क्या है, ये 1 क्रोमेटिड, ये 1 क्रोमेटिड वाला क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है ना। इसके अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर कैसा क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड है। ठीक है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था कि एस फेज जो होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। ठीक है ना। यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, आप ऐसे जान रहे हैं कि यस फेज में डीएनए डबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस फेज में, यहाँ हम दिखा रहे हैं एस फेज में डीएनए डबल होने का मतलब जो है, यहाँ पे ये एक डीएनए, मान लीजिए एक डीएनए या एक क्रोमेटिड है, ये गुणसूत्र है, इस प्रकार से। तो डीएनए डबल होने का मतलब क्या है, ये इस प्रकार से डीएनए डबल होगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं होता। डीएनए डबल होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि एक डीएनए है तो 2 बन गया, यानी कि एक क्रोमोसोम है तो 2 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे डीएनए का जो है, आपने वहां पे पढ़ा था कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता। और आप जानते हैं कि एक क्रोमेटिड में एक डीएनए पाया जाता है, यानी कि एक क्रोमेटिड में डीएनए का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रोमेटिड है, या यहाँ पे जो एक क्रोमेटिड है, उसके अंदर जो डीएनए है उसका कैसा मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब इसका डुप्लीकेशन हो रहा है, इसका मतलब एक क्रोमेटिड था तो वहां पे 2 क्रोमेटिड बन जा रहा है। गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी गुणसूत्र की संख्या 1 ही होगी। ये आपने पढ़ा था कि संश्लेषित अवस्था जो होती है, एस फेज जो होती है, उसमें डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है या डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, एक क्रोमेटिड वाला है। और उसके अंदर जब एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड में आप जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एक क्रोमेटिड में डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक क्रोमेटिड के अंदर, यानी कि एक गुणसूत्र के अंदर एक डीएनए है, डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं होगा। और इसके पहले जस्ट अभी हमने बताया कि अगर एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमियर तो 2 क्रोमोसोम, यानी कि हम अगर सेंट्रोमियर 1 है उस पे कितने भी क्रोमेटिड जुड़े हुए हों तो क्रोमोसोम हम एक ही मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब ये है, यानी कि एक ऐसे यहाँ पे था, ये जब डबल हुआ तो इस प्रकार से हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा कि यहाँ पे जो है एक क्रोमोसोम है, यहाँ 2 हो गया। और आप पढ़े कि संश्लेषित फेज जो है, जो सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है लेकिन गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता। तो ये क्या है, गलत। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंट्रोमियर ये है, एक सेंट्रोमियर ये, 2 सेंट्रोमियर, इसका मतलब ये 2 क्रोमोसोम हो गए। और ये ऐसा क्रोमोसोम, इसमें भी एक क्रोमेटिड, इसमें भी एक क्रोमेटिड, इसमें भी जो है डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें भी डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम ये इस प्रकार से नहीं होता। यहाँ पे जो डीएनए का डुप्लीकेशन की बात हुई है वो इस प्रकार से हुई है कि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है ये वही रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना। मतलब एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था तो अब वो डुप्लीकेट हो करके 2 क्रोमेटिड वाला क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। यानी कि यहाँ पे डीएनए का क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे भी सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी सिंगल, यानी कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या वही उतनी होगी और यहाँ पर भी क्रोमोसोम की संख्या वही होगी जो यहाँ पर थी। बस क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, उनके अंदर जो है डीएनए के सिंगल मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है अब डुप्लीकेट हो गया है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कैसे हो गए, डबल, यानी कि डबल क्रोमेटिड वाले हो गए। और इनके अंदर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया, डबल हो गया। ठीक है। तो अब जो है ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। अगर अलग अलग इस प्रकार से हम समझते हैं तो ये जो है गलत है, ये क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम। इस प्रकार से अगर होगा तो ये 2 क्रोमोसोम की तरह जो है व्यवहार करते हैं, ये हमारे 2 क्रोमोसोम
कहलाते हैं। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि G1 फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमैटिड होता है और S फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें 2 क्रोमैटिड होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो आपको ये क्रोमैटिड और क्रोमोसोम ये समझ में आ गया होगा। क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमने बताया कि क्रोमैटिन जो है ये केंद्रक में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना है। ठीक है, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये क्रोमैटिन जो है ये कोशिका विभाजन के दौरान अपने शेप और साइज को बदलता रहता है, यानी कि अलग अलग स्टेज में इसके अलग अलग शेप और साइज होते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्रोमैटिन का ही कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट फॉर्म ही क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है ये क्रोमैटिड, इनमें क्रोमैटिड होते हैं, यानी कि अगर जो है क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड भी हो सकते हैं, 2 क्रोमैटिड भी हो सकते हैं, 3 क्रोमैटिड भी हो सकते हैं और एक क्रोमैटिड के अंदर जो है डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है, इसके अंदर डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे एक क्रोमैटिड है जिसमें डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 है, सिंगल इसमें होगा और सिंगल इसमें होगा, तो यहाँ पे डीएनए के 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे इस क्रोमोसोम में डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल है, इस क्रोमोसोम में डीएनए के डबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है यानी कि किसी भी अगर सेंट्रोमियर एक है तो उसमें क्रोमैटिड कितने भी हो तो वो एक ही क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करेगा। अगर सेंट्रोमियर भी अलग अलग है, चाहे उस पर एक ही एक क्रोमैटिड हो, तो वो डबल क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये हमने समझाने के लिए बताया कि जो आपने पढ़ा था सेल डिवीजन में कि G1 फेज जो है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, धागे के रूप में होते हैं। उसके बाद जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज जो होता है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे डीएनए डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम डबल होता है। यानी कि जो G1 फेज है इसमें सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम पाया जाता है और यस फेज में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें कितने 2 क्रोमैटिड होते हैं, यानी कि डीएनए के डबल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या था, एक क्रोमैटिड है और यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है। तो अब ये दोनों क्रोमैटिड जो हैं ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या कहलाएंगे, इसे ही हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड यानी कि एक ही सेंट्रोमियर से जो 2 क्या होते हैं क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, वो दोनों क्रोमैटिड को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ये जो है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो 100% सेम होते हैं। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल इस वाले क्रोमैटिड में है वही सेम जेनेटिक मटेरियल इस वाले क्रोमोसोम में भी होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा क्रोमैटिड है वो पहले क्रोमैटिड के डुप्लीकेशन से ही बना होता है। यहाँ पे एक क्रोम यानी कि दूसरा क्रोमैटिड जो होता है वो पहले क्रोमैटिड के डुप्लीकेशन से ही बना होता है। इसलिए जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो 100% सेम होते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ये क्या है, ये दोनों यानी कि एक सेंट्रोमियर से जो 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़े होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो 100% सेम होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो दूसरा क्रोमैटिड है वो पहले क्रोमैटिड के डुप्लीकेशन से ही बना होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड ये हो गए। अब जैसे मान लीजिए 2 गुणसूत्र है, एक तो ये है, एक ये है और ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा है। तो ये आपस में ये दोनों तो क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। और एक जो है आप इसका ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। ठीक है, आपस में ये इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में
होता है। सिस्टर क्रोमैटिन क्रॉसिंग ओवर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिन के बीच में नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। ठीक है, तो ये था इतना क्रोमैटिन क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और क्रोमैटिड। अब इसके बाद हम जानेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ नोट करना हो तो आप नोट करिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब हम देखते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आप इस तरीके से समझेंगे। आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र की संख्या जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्र की संख्या जो होती है अलग अलग पीढ़ियों में तो अलग अलग होती है इनकी संख्या, लेकिन एक ही जाति के जो जीव होते हैं उन सभी में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। एक ही जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, अलग अलग जातियों के जीवों में तो गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, बराबर होती है। जैसे आप मनुष्य को जानते हैं, जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 है, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कुछ दूसरा है, ऐसा नहीं है। पूरे जो है अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी ह्यूमन बींग्स में गुणसूत्रों की संख्या एक समान पाई जाती है। सभी ह्यूमन बींग्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर होती है, यानी कि 46 होती है। ठीक है, और आप जानते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है एक निश्चित बनी रहती है। निश्चित क्यों बनी रहती है, अर्ध, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब यहीं से आप समझेंगे, जैसे देखिए कैसे जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। जैसे मान लीजिए एक फादर है, पेरेंट जो है ये क्या है, पेरेंट यानी कि माता पिता, यानी कि फादर एंड मदर, फादर और मदर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फादर में भी कितने क्रोमोसोम है, 46 है, और इनमें भी कितने क्रोमोसोम है, 46 है ना। 46 क्रोमोसोम इनमें भी है और 46 क्रोमोसोम इनमें भी है, यानी कि 23 पेयर इनमें है और इनमें भी 23 क्या है, पेयर है। ठीक है, यहाँ पे जो फादर है, फादर से जो क्या बनता है, मेल गैमीट। फादर से क्या बनते हैं, मेल गैमीट, फादर से मेल गैमीट, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, गैमीट है, स्पर्म। और मदर से जो गैमीट मिलता है वो क्या होता है, ओवम। ठीक है, और आप जानते हैं कि इनमें जो फादर हैं, फादर की जो जर्मिनल सेल है, यानी कि जिनसे गैमीट बनेगा, जिन कोशिकाओं से गैमीट बनता है उन्हें हम जर्मिनल सेल कहते हैं, या जननिक कोशिका। तो वो जननिक कोशिका जो है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इनमें भी जिन कोशिकाओं से ओवम का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल सेल या जननिक कोशिका। और जननिक कोशिका जो है वो कैसी होती है, 2n होती है। 2n का मतलब डिप्लॉयड होती है। और जब इनसे गैमीट बनते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि सिंगल एंड। होता क्या है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन में आप जानते हैं, जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्पर्म बनेंगे ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। जो ओवम होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे।
इसका मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं इनके अंदर 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर है, यानी कि 23 पेयर। इस प्रकार से जो है पेयर में, यहाँ हम ऐसे ही दिखाएं, इस प्रकार से ना ही दिखाएं, 23 पेयर इस प्रकार से गुणसूत्र हैं। ऐसे 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 जो है कितने पेयर है, 23 पेयर है। ये क्या है, एक पेयर है, 1 पेयर है। ऐसे ऐसे 23 पेयर यहाँ पे हैं और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे 23 पेयर यहाँ पे हैं। तो उन्हीं पेयर्स में से क्या होता है कि 23 पेयर में से यानी कि जो 46 हर गुणसूत्र में से जितने भी पेयर गुणसूत्र हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे कितने हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम हैं, तो सभी 23 पेयर क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम जो है, 23 पेयर क्रोमोसोम जो है, सभी पेयर सभी जुड़े गुणसूत्र में से एक एक गुणसूत्र जो है वो किनके पास चला आता है, स्पर्म यानी कि गैमीट्स में चला आता है। जो जर्मिनल सेल में 23 पेयर्स थे, सभी पेयर में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो कहाँ चले जाते हैं, गैमीट में। तो जब सभी में से 23 पेयर हैं, तो यहाँ पे कितने गुणसूत्र, 23 पेयर हैं और सभी पेयर में एक गुणसूत्र, तो सभी पेयर से एक एक गुणसूत्र आएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र। 23 क्रोमोसोम इनमें आ जाते हैं और 23 क्रोमोसोम इनमें आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 23 क्रोमोसोम का सेट इनमें आता है, 23 क्रोमोसोम का सेट इनमें आता है। ठीक है, और ये हो जाते हैं कैसे, हैप्लॉइड। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जब जाइगोट बनता है तो ये 23 और 23 ये क्या हो जाते हैं, प्लस, यानी कि फिर से क्या हो जाते हैं, ये 46 हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 23 गुणसूत्र का जो सेट है, ऐसे ऐसे आपने माना, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे कितने थे, 23 थे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे कितने सेट थे, 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर थे। तो सभी से जो है मान लीजिए एक पहले वाले से एक आया, दूसरे वाले से एक, तीसरे वाले से एक, चौथे वाले से एक, पांचवे से एक, ऐसे ऐसे जो है 23 गुणसूत्र का क्या बन गया, एक सेट बना। यानी कि 23 गुणसूत्र का एक सेट इनमें आया और 23 गुणसूत्र का एक सेट इनमें आया। फिर से वही 23 जो सेट होते हैं वो मिलकर के फिर से 46 बनाते हैं। तो यही जो 23 गुणसूत्र यानी कि जो 23 क्रोमोसोम के जो सेट हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जब ये पेयर फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है, जब ये अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 23 क्रोमोसोम का अनपेयर्ड सेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। या सीधे हम कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम जो है 23 गुणसूत्र ये जो है, इसे हम कंप्लीट सेट कहते हैं, क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट कहते हैं, या हम एक जीनोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो क्रोमोसोम का यानी कि क्रोमोसोम का ऐसा समूह जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, क्रोमोसोम का ऐसा समूह जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम का सेट है, तो हम लिख लेंगे ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम जीनोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, आप देख रहे हैं एक जीनोम जो है वो कहाँ से मिला, फादर से मिला, और एक जीनोम कहाँ से मिला, मदर से मिला। तो अब यहाँ पे जो आपको फादर से मिले हैं उसको आप कह देंगे पैटर्नल, और जो मदर से मिले हैं उसको हम कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया आपका जीनोम, आपने लिख लिया। अब एक चीज और, यहीं पे आप डिप्लॉयड में भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हिप्लॉयड क्या होते हैं और डिप्लॉयड क्या होते हैं। हिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल जो
जो है हम कह सकते हैं ऐसे सेल जिनमें जीनोम एक जीनोम के कंप्लीट सेट पाए जाते हैं, एक जीनोम के। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जीनोम पाया जा रहा है। ऐसे कोशिका या ऐसे सेल जिसमें जीनोम के एक सेट पाए जाते हैं या जिसमें जीनोम के एक कंप्लीट सेट या वन कंप्लीट सेट पाए जाते हैं, उन्हें हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और डिप्लॉइड सेल की बात की जाए तो ऐसे सेल जिनमें दो जीनोम के कंप्लीट सेट पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। आप लिख लेंगे, ये आप देख रहे हैं ये 2n डिप्लॉइड, यानी कि यहाँ पे 23 पेयर है, मतलब दो पेयर, दो सेट है, ठीक है ना, दो जीनोम है। तो यहाँ पे जब दो जीनोम है तो इन्हें हम डिप्लॉइड कहते हैं। और यहाँ पे एक ही है, एक ही सेट जो है, यानी कि वो सिंगल सेट है, उसे हम कह देते हैं क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, तो आप लिख लेंगे एक लाइन में कि ऐसे सेल जिनमें जीनोम के एक कंप्लीट सेट पाए जाते हैं, उन्हें हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और ऐसे सेल या ऐसी कोशिका जिनमें जीनोम के दो कंप्लीट सेट पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, और जीनोम होता क्या है, एक जीनोम कहते किसे हैं हम, तो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे क्रोमोसोम जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, वो क्या कहलाते हैं, जीनोम कहलाते हैं। ठीक है ना, 23 क्रोमोसोम के ऐसे सेट जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, 23 क्रोमोसोम के ऐसे सेट जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, वो क्या कहलाते हैं, जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पर्म में है, यानी कि यहाँ पे जो 23 पेयर्स मिले हैं वो क्या है, ये इन्हें हम कहेंगे, ये फादर से मिले हैं तो इसलिए इन्हें हम कहेंगे पैटर्नल, पैटर्नल जीनोम। ठीक है, जो फादर से जीनोम मिलते हैं उन्हें हम कहेंगे, जो यानी कि फादर वाला जीनोम जो है, जो सेट है, उसे हम पैटर्नल कहते हैं। और जो सेट मदर से मिला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, यहाँ से क्या है, यहाँ पे मैटरनल, यहाँ पे एक सेट है पैटर्नल, यहाँ से यहाँ पे एक सेट है मैटरनल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैटर्नल और मैटरनल, यानी कि पैटर्नल, मान लीजिए 23 जो है यहाँ पे थे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पैटर्नल, पैटर्नल और यहाँ पे मैटरनल। ठीक है ना, पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये जो है पैटर्नल क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे 23 जो है क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम है। ठीक है, किसमें, स्पर्म में। और मैटरनल में भी इसी प्रकार से ऐसे ऐसे 23 मैटरनल क्रोमोसोम है। तो फिर जाइगोट में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि पैटर्नल और मैटरनल दोनों मिल जा रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि फिर से ये किसमें बना लेंगे, पेयर में। इस प्रकार से यहाँ पे दो क्रोमोसोम यहाँ बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये पैटर्नल है और ये वाला जो है ये क्या है, मैटरनल है। ऐसे ऐसे जो 23 सेट थे सभी में एक पैटर्नल एक मैटरनल, एक पैटर्नल एक मैटरनल, एक पैटर्नल एक मैटरनल, ऐसे जो है इसी प्रकार से जो 23 थे वो अनपेयर्ड फॉर्म में थे, अब क्या हो जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। लेकिन सभी में जो है एक क्या होगा, पैटर्नल जीनोम यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम, और एक क्या होगा, मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो एक पैटर्नल और एक मैटरनल है, यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, होमोलागस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, और होमोलागस क्रोमोसोम में भी आप जानते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। तो इन 23 में से जो है जो 22 पेयर क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, होमोलागस क्रोमोसोम होंगे। यानी कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों जो है एकदम से समान होते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम जो होते हैं उनपे भी वही जो जीनोम उन पर होते हैं सेम, जो पैटर्नल यानी कि जो मैटरनल होंगे उन पर भी सेम वही जीनोम पाए जाते हैं। कितने पर, 22 पेयर्स पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 22 पेयर्स जो हैं
ये क्या कहलाएंगे, होमोलागस क्रोमोसोम। होमोलागस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक पैटर्नल है, एक मैटरनल। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, फिर इधर हम समझाते हैं। ये चीज तो अब कोई समझना नहीं है इसमें अब आपको। देखिए यहाँ पे जो है एक पैटर्नल एक मैटरनल, ये मिलते किस प्रकार से है। जैसे आप जानते हैं कि स्पर्म, ये है स्पर्म और ये है ओवम। ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है 23 सेट यहाँ पर है, ठीक है ना। ये क्या है, 23 सेट, 23 क्रोमोसोम का सेट है, ठीक है ना। 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, यानी कि एक जीनोम है। 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, यानी कि एक जीनोम है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम, यानी कि एक क्या होगा, जीनोम होगा। ये भी क्या है, एक जीनोम है। अब देखिए यहाँ पे होता कैसे है, ये स्पर्म और ओवम में अलग अलग इस प्रकार से 23 इसमें होगा, 23 इसमें होगा, यानी कि 23 गुणसूत्र का एक सेट इसमें होगा, 23 गुणसूत्र का एक सेट इसमें होगा। अब क्या होते हैं, जब जाइगोट बनते हैं, जब जो है दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जब जाइगोट बनते हैं तो जाइगोट में आप जानते हैं कि दोनों सेट जो है, दोनों जीनोम मिल जाते हैं, यानी कि फिर वहां पे 23 मिलकर के 46 हो जाते हैं। वो मिलते किस प्रकार से हैं, अब देखिए स्पर्म का जो पहला सेट है, यानी कि ये जो पहला सेट नहीं, पहला गुणसूत्र जो है, ये क्या करेगा, इनमें से जो मैटरनल है, यानी कि जो पैटर्नल का पहला सेट है, वो मैटरनल में जो है अपने समान गुणसूत्र को ढूंढेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो एकदम से, यानी कि इस गुणसूत्र के समान है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये वाला गुणसूत्र जो है मैटरनल का, यानी कि पैटर्नल का पहला गुणसूत्र और मैटरनल का पहला गुणसूत्र, ये दोनों क्या है, हर चीज में, यानी कि शेप, साइज, उसके बाद जो है इनमें जितने भी हम कह सकते हैं कि इनमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उसके बाद जो है प्रोटीन की संख्या, और जो है इनका नेचर, या फिर जो है इनमें जो कितने जीन हैं, जितने जीन यहाँ पर होंगे इतने जीन यहाँ पर, जो इनका साइज वही साइज इनका, जो इनका शेप वही शेप इनका, जो इनके जीन का नेचर वही इनके जीन का नेचर। यानी कि जब सब कुछ एकदम समान मिलेगा तब क्या होते हैं, ये दोनों जो है, एक मैटरनल वाला, यानी कि एक पैटर्नल वाला और एक मैटरनल वाला, इस प्रकार से ये क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पेयर बना लेते हैं। तो अब ये पेयर जो बनेगा वो क्या कहलाता है, हमारा वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोलागस क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है ना। होमोलागस क्रोमोसोम, यानी कि होमोलागस क्रोमोसोम में एक मैटरनल, एक जो है पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है, और पैटर्नल और मैटरनल जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, दोनों जो है शेप में, साइज में, उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में, फिर जो है नंबर ऑफ जीन्स में, फिर जो है नेचर ऑफ जीन्स में, सभी में एकदम से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 22 जोड़े जो होते हैं वो अपने समान जो है गुणसूत्र को ढूंढ करके अपने साथ में पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या होते हैं, इस प्रकार से होमोलागस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अपने समान जो है लक्षण वाले जीनोम, यानी कि जीनोम के साथ अपने समान लक्षण वाले क्रोमोसोम के साथ ये पेयर बनाते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, होमोलागस क्रोमोसोम। यानी कि हम कह सकते हैं कि होमोलागस क्रोमोसोम जो है वो एकदम सिमिलर होते हैं, किसमें किसमें, शेप में, साइज में, उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, फिर जो है हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स, नेचर ऑफ जीन्स, सभी में एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। आप जानते हैं कि ये मेल में भी क्या होते हैं, XX होते हैं, यानी कि मेल में भी ये समान होते हैं, होमोलागस, और फीमेल में भी 23 जो होते हैं वो XX होते हैं, एकदम एक समान होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो जानते हैं आपकी मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, ठीक है।
तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं कहते। यानी कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। उसके बाद जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो हमारा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये एकदम से एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, शेप में, साइज में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में, नंबर ऑफ जीन्स में एंड नेचर ऑफ जीन्स में, इन सभी में एकदम समान होते हैं। ठीक है, ये था होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि सेट जो होता है, एक पेयर जो होता है, उसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल होता है। ये आपको याद रख लेना है। यही था जो आपने देखा था कि जो मेंडल के कारक थे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जो उन्होंने बताया था कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, वो यही है। कारक हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। आप देख रहे हैं एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है। ठीक है, उसी जो उन्होंने जीन था उसी को उन्होंने क्या कहा था? कारक कहा था, क्योंकि पहले जो है जीन का पता नहीं था। उनको क्या पता था कि कुछ कोई ना कोई कारक होता है। ठीक है, आपने देखा कि लंबाई पौधे के 2 लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई पौधा जो है वो उसका जो है जो जीन कारक बताया था उन्होंने कैपिटल टी 2 बताया था। अब ये जो है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जीन जो कैपिटल टी उन्होंने बताया था ये होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस से मतलब छोड़िए। अभी यहाँ कैपिटल टी जो इन्होंने बताया था इसका मतलब जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है लंबाई वाला लक्षण यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी है। दोनों पर जब कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ कैपिटल टी हो सकता है। आपने देखा था इस तरह से भी उनका कारक था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, या यहाँ पे स्मॉल टी। यानी कि कहने का मतलब कि अगर इस वाले पैटर्नल में इस जगह पर अगर लंबाई वाला जीन है तो मैटरनल में भी इसी जगह पर लंबाई वाला जीन ही होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो जीन है तो लंबाई लक्षण ही, लेकिन यहाँ पर प्रभावी वाला प्रभावी रूप है और यहाँ पर अप्रभावी रूप है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रभावी है तो यहाँ पर भी प्रभावी होगा। जीन जो है लक्षण उनका वही होगा, जैसे ये लंबाई को जो है प्रदर्शित कर रहा तो यहाँ वाला जीन भी लंबाई को ही प्रदर्शित करेगा। अब लंबाई में वो बहुत लंबा हो या तो बौना हो ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, ये अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्षण दोनों का सेम। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है कोई दूसरा लक्षण, यानी कि जो यहाँ पर जो जीन होगा पैटर्नल में, मैटरनल में भी इस वाले जगह पर वही जीन होगा, उसी लक्षण का जीन होगा। ठीक है, वो प्रभावी भी हो सकता है, अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये समझ में आ गया होगा पूरा जो है कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके बाद क्रोमैटिड क्या होता है, फिर सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।